हेलो फ्रेंड्स, मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आगे बात करते हैं। जब हमारे पास एक डिपेंडेंट हो और एक से ज़्यादा 2, 3, 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस का जोन होता है। जैसे मेरे पास एक है रिस्क, लो या हाई, और ये देखते हैं क्या रिस्क, एज, इनकम, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ, ये रिस्क है डिफ़ॉल्ट का, यानी बैंक का डाटा है। बैंक में एक मैनेजर को ये असर्टेन करना है, ये कैसे पता लगे कि किसी बंदे को जो हम लोन दे रहे हैं उसमें लो रिस्क है या हाई रिस्क है। तो इस पे 2-3 मैनेजर ने निकाला कि जितना ज़्यादा एज होगा उतना कम चांसेस होंगे उसके डिफ़ॉल्ट करने के, स्टेबल हो जाएगा, लाइफ में एक जगह टिकेगा। जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतना कम रिस्क होगा, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ जितने ज़्यादा होंगे उतना कम रिस्क रहेगा। ऐसा मानते हुए हम देखते हैं क्या ऐसा निकलता है कुछ। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे एक्चुअल एज है ईयर्स में, एक्चुअल इनकम है इन लैक्स रुपीज और समथिंग, और नंबर ऑफ ईयर्स है मैरिड लाइफ के। तो ये तो तीनों ही मीट्रिक हैं। अगर ये मीट्रिक होता तो ये केस बनता रिग्रेशन का, राइट। एक डिपेंडेंट, कई इंडिपेंडेंट, मल्टीपल रिग्रेशन। पर अगर ये नॉन मीट्रिक है तो यहाँ रिग्रेशन नहीं लगेगा। अच्छा, देख लेते हैं क्यों नहीं लगेगा। आइए एक चीज देखते हैं। रिग्रेशन, लीस्ट स्क्वायर रिस्क डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द थ्री। और रिग्रेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम और क्विकली देख पाएंगे। नंबर 1, कंडीशन इंडिसेस 10 से ज़्यादा, मतलब मल्टीकोलिनिटी की प्रॉब्लम दिखती है यहाँ पे। वेरिएंस है, मल्टीपल आर 8 और आर स्क्वायर 68%, गुड है। अनोवा क्या कहता है? अनोवा बोल रहा है कि हाँ रिलेशन है इंडिपेंडेंट का। टी वैल्यू ने बताया कांस्टेंट ठीक है, एज का रिलेशन है, इनकम का भी है, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ का कोई रिलेशन नहीं है, p ग्रेटर देन 0.05। ओके, और अगर रिग्रेशन इक्वेशन लिखें इसकी तो ये बनेगी 3.9 माइनस 0.06 इंटू एज माइनस 0.19 इंटू इनकम, राइट। अब इसमें एक चीज़ ये होने वाली है कि अगर मैं कहूँ एक पर्सन है 40 ईयर्स का जिसकी इनकम है 4 रुपीज इन थाउजेंड, है ना, 4000 समथिंग, तो उसका बताइए क्या रिस्क होगा। तो जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे 3.9 प्लस 40 इंटू दिस प्लस 4 इंटू दिस, तो एक न्यूमेरिकल नंबर आ जाएगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, हमें आंसर चाहिए लो रिस्क या हाई रिस्क, राइट। हमें तो एक या दो में, यानी कैटेगरी में आंसर चाहिए, जबकि रिग्रेशन आंसर देगा एक वैल्यू के अंदर, लाइक 12.2 और समथिंग। हमें तो वो चाहिए नहीं ना। ऐसे केस में जब डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल हो तो यहाँ पे या तो लगता है बाइनरी रिग्रेशन, या एक टेक्निक होती है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, दो ग्रुप में अलग अलग बांट दे, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस लगता है। जब ये बिल्कुल रिग्रेशन का कजन बोलता हूँ मैं इसे, सब कुछ सेम है रिग्रेशन जैसा, एक डिपेंडेंट, बहुत सारे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सारे मीट्रिक हैं, लेकिन डिपेंडेंट यहाँ पर नॉन मीट्रिक है, कैटेगोरिकल है। यहाँ दो कैटेगरी है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो लगा के देखें, रिस्क डिपेंड्स ऑन द थ्री ऑफ देम। ओके, और कुछ नहीं, ऑल ग्रुप इक्वल, ऑप्शन में कुछ नहीं, स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लिक है, रीसैम्पलिंग में कुछ नहीं। ओके, अब देखिए इसने क्या बताया। क्लासिकल डिस्क्रिमिनेंट, इसने कहा ओके आपके पास दो तरह की चीज़ें, लो रिस्क हाई रिस्क, और दोनों में नो नो केस है। ओके, इसको कैसे पता लगा? ये 1 और 2 हैं, और यहाँ हमने डिफाइन कर रखा है, 1 का मतलब है लो रिस्क, 2 का हाई रिस्क। तो इसको क्लियर हो गया कि ये अच्छा 9 केस हैं 1 के, 9 2 के, तो ये नो और नो केस है हमारे पास। ठीक है, फिर अगर इनका अलग अलग देखें, लो रिस्क वालों की एज जो है वो 33 है, हाई रिस्क वालों की 26 है। ओके, जो ये डाटा कहाँ से है? ये प्रीवियस डाटा है जो बैंक मैनेजर ने निकाला, कि जो लो रिस्क वाले थे उनका डाटा, हाई रिस्क वालों का डाटा, ये उन्होंने निकाला है। और क्लासिकल यहाँ से शुरू है। इनकम में जिनकी इनकम 3.2 थी वो लो रिस्क वाले थे, और जिनकी इनकम कम थी वो हाई रिस्क वाले थे। नंबर ऑफ ईयर्स 5 वाले लो रिस्क और 3 वाले हाई रिस्क। ये तो ठीक है, मैनेजर का अपनी हाइपोथेसिस डाटा पे उन्होंने सही बनाई है। अब हम ये चेक करेंगे क्या इनका आपस में कुछ रिलेशन है या नहीं, और प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। तो अब ये काम करता है विल्क्स लैम्डा पे। अब ये जो विल्क्स लैम्डा होता है ये एक तरह का 1 माइनस आर स्क्वायर है, नॉट एग्जैक्टली एक तरह का है।
तो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की अलग से एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है ये कैलकुलेशन आती कहाँ से है, इनका मीनिंग क्या है। वहाँ पे SPSS के थ्रू किया था हमने, पर कैलकुलेशंस तो सेम ही आती हैं। तो ये अभी हम छोड़ देते हैं, मतलब ठीक है। चलिए आगे, पी वैल्यू लेस देन 0.05 है, गुड है। जब हम आगे चलेंगे डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में, वहां पर रिग्रेशन जैसी इक्वेशन आएगी और उस इक्वेशन से हम प्रिडिक्शन करेंगे। उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि इससे इक्वेशन आप लिख लो, 3.5 इंटू एज, 9.2 इनकम, -1.1 इंटू दिस एंड -72। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। एक तरीका तो इसका होता है। दूसरा तरीका होता है हमारा इनका, कैनोनिकल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन का, इससे लिखने का। तो अभी ऊपर वाले तरीके को मैं छोड़ रहा हूँ, क्लासिकल फंक्शन को। तो अभी मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ आ गई, ये वही चीज़ है जो रिग्रेशन के अंदर, देखिए रिग्रेशन में जिसको ये बोलते थे ना रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ, सबसे नीचे हम लिखेंगे 0.246 इंटू एज, 0.08 इंटू इनकम एंड 0.085 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स -10। इक्वेशन बन जाएगी। अब उसी इक्वेशन पे वापस आते हैं कि अगर एक पर्सन 40 साल का है जिसकी इनकम इतनी है और 5 साल मैरिज को हो गए, वो लो रिस्क में है हाई रिस्क में है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ सारे वैल्यू पुट करेंगे इनकी, 40 इंटू दिस, 4 इंटू दिस एंड 5 इंटू दिस -10। वो जो वैल्यू आएगी वो इससे देखेंगे। अब इससे कैसे देखेंगे, -1.3, इसको एक्स एक्सिस पे लिख लेते हैं। तो लेट्स ट्राई। वैसे मैंने एक अलग वीडियो में ये इन पूरा डिस्क्रिमिनेंट में समझाया है, पर चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास ये है -1.378, ठीक है जी, माइनस का चल रहा है अभी। तो यहाँ -378 ये वैल्यू आ गई। फिर ये चलते चलते एक वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। फिर चलते चलते यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1.378, ठीक है। और इससे आगे भी वैल्यू चलती जाएंगी। यहाँ पे लिखा है लो रिस्क प्लस पे, यानी ये वाला जो डाटा है यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाई रिस्क, और इससे आगे जो वैल्यू है, सॉरी, ये हमारा हो जाता है लो रिस्क। एक मिनट, हाई रिस्क। अब क्या करेंगे हम, जैसे एक पर्सन है 40 ईयर्स का, तो 40 इंटू 2.4, जिसकी एनुअल इनकम है 40,000, तो 40 इंटू 0.8, 5 साल मैरिज को हो गए, 5 इंटू 0.08 एंड -10। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन का काम करेगा, a प्लस b1x1 b2x2 b3x3, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वो वैल्यू हमारी 1.37 से ऊपर आती है तो हम बोलेंगे भाई ये तो बहुत लो रिस्क है, जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना लो रिस्क। अगर -1.78 से नेगेटिव पे जाती है तो हम कहेंगे ये तो हाई रिस्क है, और दोनों का मीन स्कोर है 0। तो हम ये बोलेंगे देखो, अगर इन दोनों के बीच में है तो हमारे अनुसार तो वो हाई रिस्क की तरफ है। लेकिन ये कंफ्यूजन का जोन है, यहाँ पर हमारे पास ऐसा भी डाटा रहा है जो एक्चुअल में लो रिस्क के थे लेकिन हमें लगता है हाई रिस्क में थे। इस चीज को बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स या क्लासिफिकेशन टेबल। ये टेबल दी होती है ऊपर, देखो इसको पढ़ें एक बारी। इस टेबल का क्या मतलब है, एक्चुअल जो केस थे लो रिस्क के वो 9 थे और हाई रिस्क के वो भी 9 थे। हमने जो प्रिडिक्ट किया, ये प्रिडिक्शन होता है ऊपर से। हमारे अनुसार लो रिस्क के 10 लोग थे। तो देखिए, जो एक्चुअल में लो वाले थे डाटा में और जो हमने प्रिडिक्ट किया लो थे 9, ये तो बिल्कुल ठीक है। जो 8 हाई के थे और हमने भी कहा ये 8 हैं, ये भी ठीक है। एक ऐसा पर्सन था जो एक्चुअल में था हाई रिस्क का, लेकिन हमारे अनुसार वो होना चाहिए था लो रिस्क का, ये एरर हुआ ना। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी हुई, 9 + 8 17 डिवाइडेड बाई 18। सो 17 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, 94% हमारी इक्वेशन एक्यूरेट है। तो इसको हम, मतलब यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन का दो बनेंगे, एक तो बनेगी इक्वेशन ये रिग्रेशन की तरह, इसको बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन, और इस चीज के ऊपर हम कैलकुलेट कर लेंगे लो है या हाई है। और अगर बीच में है तो हम उतनी सर्टेनिटी से नहीं बोल पाएंगे। कह तो पाएंगे कि जैसे 0.01 आ गया
तो मैं बोलूँगा भाई है तो ये लो रिस्क का, लेकिन आई एम नॉट दैट मच श्योर, क्योंकि इस जोन का मतलब ये है कि ज़रूर इसमें कुछ ऐसे केस रहे हैं जो एक्चुअल हाई रिस्क के थे, पर मेरे अनुसार तो 0 से पॉजिटिव में मतलब लो शुरू हो जाता है। लेकिन 1.37 के बाद तो पक्का कोई गारंटी है कि इससे ऊपर अगर आता है पॉजिटिव, वो तो लो रिस्क का ही होगा, ये हाई रिस्क का ही होगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो एक तो इसमें रिग्रेशन इक्वेशन आ गई, और ये कट वैल्यू आ गई जो रिग्रेशन वाली थी ना, वैल्यू आएगी। तो प्रिडिक्ट क्या करेंगे? प्रिडिक्ट इससे कर लेंगे, कैनोनिकल स्कोर से। थर्ड थिंग, आउट ऑफ द थ्री कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज बताता है बीटा, और बीटा है ये स्टैंडर्डाइज। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एज, फॉलोड बाय इनकम, और नंबर ऑफ ईयर्स तो है ही नहीं इंपॉर्टेंट, ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है। राइट, ये बीटा हो गया, इक्वेशन हो गई, और ये हमारा हो गया टी स्टेटिस्टिक्स। विल्क्स लैम्डा क्या सिग्निफिकेंट है? ये विल्क्स लैम्डा बिल्कुल वैसे ही आप इसको ट्रीट करें जैसे ओएलएस रिग्रेशन में हम यहाँ कर रहे थे अनोवा टेबल को। इनफैक्ट अगर आप ये दूसरा वीडियो देखें प्लेलिस्ट में, इसी टेबल से ही ये विल्क्स लैम्डा निकलता है, ये मैंने दूसरे वीडियो में समझाया। तो अब देखें क्या क्या इसमें रह गया। हाई रिस्क ठीक है, ग्रुप मीन क्लियर है, एफ वैल्यू लैम्डा सिग्निफिकेंट है, ओके ये मैंने अभी छोड़ दिया है, इसको हम फिर कभी देखेंगे। वेरिएबल्स इसने सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, फिर इनकम है, फिर नंबर ऑफ ईयर्स है। ये क्लासिफिकेशन टेबल आ गई। इसमें दो तरह की टेबल्स आती हैं, एक है जैकनिफ्ट की और दूसरी है सिंपल क्लासिफिकेशन टेबल। इसके अनुसार 83% है, इसमें 94% है। ठीक है। आइगन वैल्यू, कैनोनिकल कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर हम सिंपल ओएलएस रिग्रेशन में एक चीज देखते हैं, ये देख रहे हैं आप मल्टीपल आर, ये क्या चीज होती है मल्टीपल आर? वाई और वाई सी का होता है ना ये, एक तो होता है एक्चुअल, एक होता है प्रिडिक्टेड। दो स्कोर के कोरिलेशन को मल्टीपल आर बोलते हैं। इसी का 0.825, क्या आप ये देख पा रहे हैं? यही चीज 825 इज द कैनोनिकल कोरिलेशन कोफिशिएंट, वाई और वाई सी का प्रिडिक्शन है ये। कुमुलेटिव प्रोपोर्शन ठीक है, विल्क्स लैम्डा वही 0.39 सिग्निफिकेंट है, ये हो गई ये हो गई। तो रिपोर्ट क्या करते हैं? रिपोर्ट हम दो तीन चीज करते हैं। नंबर एक तो ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन इससे आ जाएगी। नंबर टू कट ऑफ वैल्यू, प्रिडिक्शन के लिए काम आएगा। नंबर थ्री बीटा वैल्यू, जो हमें बताएगा कि तीनों में से कौन इंपॉर्टेंट है। नंबर फोर चाहिए तो आप इसको ये, हाँ ये भी रेफर करते हैं कि कितनी एक्यूरेसी है। So number one discriminant equation, number two canonical score future prediction के लिए, number three बीटा इनके कंपैरिजन के लिए, नंबर फोर क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स कितनी एक्यूरेट है इसके लिए। नंबर फाइव देना चाहें तो यहाँ पे आप बता सकते हैं लैम्डा था और वो सिग्निफिकेंट था, दैट्स इट। इसके अंदर अगर बहुत सारे वेरिएबल हों तो रिमेंबर है तो ये रिग्रेशन जैसे ही, मल्टीकोलिनिटी भी आ सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में स्टेप वाइज भी अवेलेबल है। ये स्टेप वाइज मैं वहाँ करवा चुका हूँ, पिछले इसी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। तो अगर स्टेप वाइज देखें, स्टेप वाइज ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है। शुरू में इसने कहा सबको बाहर कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट है एज, बाकियों को अभी इसने बाहर रखा हुआ है। फिर आगे चल के एज और इनकम, और इसने कहा थर्ड तो काम का ही नहीं है, नंबर ऑफ मेरिट वाला तो छोड़ ही दिया, सिर्फ दो को लिया। 89 हो गया, पहले 94 था, अब 89% एक्सप्लेन हो गया है। ये दोनों सिग्निफिकेंट है। स्टेपिंग समरी, पी वैल्यू, यहाँ विल्क्स लैम्डा ही काम करते हैं, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट है। ये अनोवा का इक्विवेलेंट हो गया, ये क्लासिफिकेशन टेबल हो गई, और ये तो ट्रेस तो ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज कर सकते हैं, यानी थर्ड को तो आप आउटराइटली छोड़ सकते हैं। इससे इक्वेशन लिखेंगे, इससे प्रिडिक्शन करेंगे, दोनों में एज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इनकम, तीसरी बात। चौथी बात, 89% प्रिडिक्शन है, और ये दोनों सिग्निफिकेंट है। तो देखिए बिल्कुल अनोवा जो रिग्रेशन है बिल्कुल वैसी ही चीज़ें रिपोर्ट करते हैं। रिग्रेशन में भी हम ये बोलते थे, एक अनोवा बोलते थे, एक रिग्रेशन इक्वेशन बोलते थे, प्रिडिक्शन के लिए आर स्क्वायर बोलते थे, और बीटा बोलते थे। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। सो दिस वाज अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, एलडीए। एलडीए मतलब लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, या डीए बोल देते हैं खाली। दिस वाज इन माई स्टेट। I hope you found it useful. Thank you.